एक विशाल सस्पेंशन पुल की कल्पना करना सचमुच काफी दिलचस्प है। मेरा मतलब है, हजारों टन भारी स्टील और कंक्रीट का एक पूरा जाल होता है। हाँ बिल्कुल। और उसके ऊपर दौड़ती हुई सैकड़ों गाड़ियां भी होती हैं। इतना सारा वजन और खिंचाव होने के बावजूद वो पुल टूटकर गिरता क्यों नहीं है? सही बात है। और इसका असली रहस्य केवल उस स्टील की मजबूती में नहीं है, है ना? एकदम सही। इसका असली रहस्य उन अदृश्य रेखाओं और उनके बीच के कोणों में छिपा है। यही वो चीजें हैं जो उस पूरे ढांचे को संतुलित रखती हैं। वाह, ये भौतिक दुनिया को देखने का एक बहुत ही सटीक नजरिया है। चाहे वो किसी झोपड़ी की तिरछी छत हो जिसे इस तरह डिजाइन किया गया हो कि बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर सके, या फिर भौतिकी में पानी के ग्लास से गुजरने वाले प्रकाश का मुड़ना हो, सब कुछ इन्हीं रेखाओं और कोणों के गणित से ही तो तय होता है। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मकसद भी यही है। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं उनके आधार पर हम ये समझेंगे कि कैसे सबसे साधारण बिंदु और रेखाएं मिलकर काम करती हैं। हाँ, और कैसे ये साधारण आकृतियां ज्यामिति के सबसे जटिल और उन्नत ढांचे का निर्माण करती है। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के लिए जरूरी है। तो ज्यामिति अक्सर कागज पर खींची गई कुछ आकृतियों जैसी लग सकती है, लेकिन असल में ये दुनिया को डिकोड करने का एक तरीका है। मुझे लगता है आज बिल्कुल शून्य से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा। शून्य से आपका मतलब है ज्यामिति के सबसे छोटे हिस्से से, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बिंदु और फिर एक रेखा से। इन नोट्स की पहली कुछ स्लाइड्स में भी रेखा की परिभाषा यही दी गई है कि उसका कोई अंत नहीं होता। सही कहा। एक रेखा या लाइन दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। उसके शून्य अंत बिंदु होते हैं। मतलब उसका कोई किनारा नहीं होता, वो बस चलती जाती है। बिल्कुल। और जब उसी असीमित रेखा को किसी एक जगह पर रोक दिया जाए तो वो एक किरण या रे का रूप ले लेती है। अच्छा, किरण। तो इसका एक शुरुआती बिंदु होता है। हाँ, किरण का केवल एक शुरुआती बिंदु होता है जहां से वो निकलती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अनंत तक सफर करती है। तो क्या हम किरण को एक लेजर पॉइंट की तरह सोच सकते हैं? अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल सोच सकते हैं। जब लेजर चालू होता है तो रोशनी उस मशीन से शुरू होती है, तो वो उसका शुरुआती बिंदु हो गया। लेकिन रोशनी की लकीर आगे अनंत तक जाती हुई महसूस होती है। एकदम सटीक उपमा है ये। और इसके आगे अगर उस रेखा को दो बिंदुओं के बीच में काट लिया जाए तो उसे रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहा जाता है। मतलब इसके दो पक्के एंड पॉइंट्स होते हैं ना? हाँ, रेखाखंड एक साधारण फुटपुट पे या रूलर की तरह है। एक ऐसा हिस्सा जिसे आसानी से सेंटीमीटर या इंच में मापा जा सके। ये लेजर पॉइंटर और रूलर वाली तुलना इस अंतर को बहुत स्पष्ट कर देती है। इन स्टडी नोट्स में आगे एक और दिलचस्प स्थिति दी गई है। आप संरेख और असंरेख बिंदुओं की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। अगर अंतरिक्ष में कई सारे बिंदु एक ही सीध में हों तो उन्हें संरेख या कोलिनियर कहा जाता है। सही है, लेकिन अगर वे बिखरे में हों, जैसे आसमान में बेतरतीब तारे जो एक सीध में नहीं आ सकते, तो वे असंरेख या नॉन कोलिनियर बिंदु होते हैं। और मुझे लगता है असली कहानी तब शुरू होती है जब ये असंरेख बिंदु और किरणें आपस में टकराती हैं। यहीं से तो कोण या एंगल का जन्म होता है। जब दो किरणें एक ही जगह से निकलती हैं तो उनके बीच जो फैलाव पैदा होता है उसे ही हम कोण कहते हैं। और जिस बिंदु पर वे दोनों मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे शीर्ष या वर्टेक्स कहा जाता है। और उन दोनों किरणों को कोण की भुजाएं या आर्म्स कहा जाता है। अच्छा, लेकिन इनके प्रकारों को लेकर अक्सर लोगों में एक उलझन रहती है, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ अलग-अलग मापों के नाम हैं। नाम तो हैं, पर इनका बहुत बड़ा व्यवहारिक उपयोग भी होता है। इन नोट्स में भी इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। मतलब इनका रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई काम है? बिल्कुल। उदाहरण के लिए 90 डिग्री का समकोण या राइट एंगल लेते हैं। वास्तुकला या आर्किटेक्चर में ये सबसे महत्वपूर्ण कोण है। वो कैसे? जब कोई दीवार जमीन के साथ ठीक 90 डिग्री पर खड़ी होती है तो गुरुत्वाकर्षण का बल उस पर सबसे समान रूप से काम करता है। इससे इमारतें सुरक्षित और मजबूत रहती हैं। अरे वाह! और अगर कोण 90 से कम हो, मतलब 0 से 90 के बीच का न्यून कोण या एक्यूट एंगल, तो उसकी तीक्ष्णता हवा या पानी को चीरने के काम आती है, जैसे हवाई जहाज का आगे का हिस्सा या एक तेज चाकू की धार। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और अगर कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो? वो अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। हाँ, और इसका इस्तेमाल छतों के ढलान में होता है, खासकर उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है।
ताकि बर्फ बिना अटके आसानी से फिसल सके, है ना? एकदम सही। लेकिन अगर दोनों किरणें एकदम विपरीत दिशा में चली जाएं और एक सीधी रेखा बना लें, तो वो 180 डिग्री का ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल बन जाता है। स्ट्रेट एंगल मतलब एकदम सीधी लकीर। लेकिन नोट्स के अगले हिस्से में एक प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल का जिक्र है। ये अवधारणा सबसे अलग और गहरी लगती है। हाँ, ये 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच होता है। इसे समझने के लिए थोड़ा अलग सोचना होगा। मतलब अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु को केवल अंदर से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। अगर सामने की तरफ एक छोटा न्यून कोण बन रहा है, तो उसके ठीक पीछे का जो पूरा बचा हुआ हिस्सा है, वो प्रतिवर्ती कोण है। अच्छा, तो क्या ये एक ही चीज को पीछे से या उल्टी तरफ से देखने जैसा हो गया? इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि ये पूर्णता को दर्शाता है। ज्यामिति में एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो प्रतिवर्ती कोण हमें याद दिलाता है कि केवल उस हिस्से पर ध्यान नहीं देना है जो दोनों भुजाओं के बीच है। सही कहा। बाहर के उस विशाल फैलाव को भी मापना है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। अंदर और बाहर के ये दोनों हिस्से मिलकर ही एक पूर्ण चक्र बनाते हैं। वाओ, ये सोचने का बहुत ही बढ़िया नजरिया है। अकेले कोणों की कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन जब दो कोण एक साथ आते हैं तो उनके रिश्ते कैसे काम करते हैं? आप कोणों के युग्म या एंगल पेयर्स की बात कर रही हैं। ये ज्यामिति का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हाँ, जैसे पूरक कोण, जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, जहां दो कोण मिलकर ठीक 90 डिग्री बनाते हैं। और संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स, जहां उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। लेकिन इन रिश्तों में आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स का नियम सबसे सख्त है। आसन्न कोण मतलब अगल-बगल वाले कोण? उन्हें सिर्फ अगल-बगल के कोण मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। परीक्षा के लिहाज से भी ये याद रखने वाली बात है। इसके 3 पक्के नियम होते हैं। अच्छा, वो 3 नियम क्या हैं? पहला, उनका शीर्ष या कोना एक होना चाहिए। दूसरा, उनकी एक भुजा साझा या कॉमन होनी चाहिए। और तीसरा नियम? और सबसे जरूरी बात, जो भुजाएं साझा नहीं हैं, वे उस साझा भुजा के विपरीत दिशाओं में होनी चाहिए। ये तीसरे नियम की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इसे 2 पड़ोसियों के उदाहरण से समझें, तो जो साझा भुजा है वो दोनों घरों के बीच की एक दीवार हो गई। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। अब दोनों पड़ोसियों के घर उस दीवार के अलग-अलग तरफ ही होने चाहिए। अगर वे एक ही तरफ बन गए तो एक घर दूसरे के ऊपर बन जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ओवरलैप से बचने के लिए ये जरूरी है कि गैर साझा भुजाएं विपरीत दिशा में हों। जियोमेट्री में ओवरलैपिंग से बचने का ये सबसे तार्किक तरीका है। तो आसन्न कोण अच्छे पड़ोसियों की तरह हैं, जो एक दीवार साझा करते हैं पर एक दूसरे की जगह नहीं घेरते। सही कहा। अब अगर यही 2 पड़ोसी अपनी बाहरी दीवारों को इस तरह फैला लें कि वे एक बिल्कुल सीधी रेखा बन जाएं, तो क्या होगा? तब तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। हाँ, और यहीं से एक नया सिद्धांत जन्म लेता है। इसे रेखीय युग्म अभिगृहीत या लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। मतलब अगर एक किरण किसी सीधी रेखा पर खड़ी है, तो जो 2 आसन्न कोण बनते हैं, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बिल्कुल। और इसका विलोम या उल्टा भी उतना ही सच है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम से आपका मतलब है कि अगर किन्हीं भी 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि उनकी बाहरी भुजाएं अनिवार्य रूप से एक एकदम सीधी रेखा बना रही हैं। एकदम सही। ये तो किसी भी चीज के एकदम सीधे होने की गारंटी चेक करने जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ही एक मेज बना रहा है, तो वो इस नियम का इस्तेमाल करके चेक कर सकता है कि मेज की सतह एकदम सपाट है या नहीं। हाँ, ये ज्यामिति की सबसे बड़ी व्यवहारिक ताकत है। और जब रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं और एक दूसरे को काटती हैं, तो एक और मजेदार चीज होती है। क्या? तब शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। हिंदी का ये शब्द शीर्षाभिमुख अपने आप में इसके काम करने का तरीका बता देता है। शीर्ष यानी कोना और अभिमुख यानी एक दूसरे के सामने। बिल्कुल। जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और एक एक्स का आकार बनता है, तो आमने सामने के कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। लेकिन ज्यामिति में सिर्फ ये मान लेना काफी नहीं है ना? इन नोट्स में भी इसका पूरा लॉजिक दिया हुआ है। हाँ, गणित में हर चीज सिद्ध की जाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 रेखाएं AB और CD एक बिंदु पर काट रहे हैं। तो एक तरफ के 2 कोण मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं,
यानी उनका जोड़ 180 डिग्री है। सही। और दूसरी तरफ से देखें तो आसन्न कोणों का अगला जोड़ा भी मिलकर 180 डिग्री बनाता है। यहाँ तर्क का प्रवाह बहुत सुंदर है, क्योंकि दोनों ही समीकरण 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रखा जा सकता है। एकदम सही। और जब दोनों तरफ से साझा कोण को घटा दिया जाता है तो बचते हैं आमने सामने के दो कोण, जो आपस में पूरी तरह बराबर होते हैं। यही गणित में प्रमाण या प्रूफ की असली ताकत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि चीजें जादू से नहीं हो रही हैं। एक साधारण सा नियम कि सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, बड़े बड़े प्रमेयों को सिद्ध करने का आधार बन जाता है। ये तार्किक प्रवाह सच में किसी गुत्थी को सुलझाने जैसा है। अब तक हमने एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं की बात की। हाँ, प्रतिच्छेदी रेखाएं। लेकिन रेलवे ट्रैक जैसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती और जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें समांतर या पैरेलल रेखाएं कहा जाता है। और मजा तो तब आता है जब कोई तीसरी रेखा आकर इन समांतर रेखाओं को काटती है। अच्छा, इस तीसरी रेखा को नोट्स में तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल कहा गया है। हाँ, तिर्यक शब्द का अर्थ ही है तिरछी जाने वाली। जब ये तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं से होकर गुजरती है तो कटान बिंदुओं पर कुल 8 अलग-अलग कोण बनते हैं। 8 कोण? ये तो काफी उलझाने वाला हो सकता है। शुरुआत में लगता है, लेकिन इन कोणों के बीच जो संबंध बनते हैं उन्हें आसानी से याद रखने के लिए कुछ खास आकृतियों को देखा जा सकता है। ये आकृतियां तो किसी जासूसी डिकोडर रिंग की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी बहुत ही उलझे हुए नक्शे में F का आकार ढूंढ लिया जाए तो मामला आसान हो जाता है। F के कोनों पर जो कोण बनते हैं उन्हें संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं ना? हाँ, और चूंकि रेखाएं समांतर हैं, एक ही स्थिति वाले ये कोण हमेशा बराबर होंगे। और एक Z का आकार भी होता है जो उलझनों को सुलझाने में उतना ही मददगार है। सही कहा। Z का आकार एकांतर अंतःकोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ढूंढने का तरीका है। ये कोण समांतर रेखाओं के बीच होते हैं, लेकिन तिर्यक रेखा के अलग-अलग तरफ होते हैं। और Z के अंदरूनी कोणों पर बनने वाले ये कोण भी आपस में एकदम बराबर होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और तीसरी आखिरी तीर है C। जब C आकार बनता है तो अंदर के दोनों कोणों को सह अंतः कोण या को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ नियम थोड़ा बदल जाता है। ये दोनों कोण बराबर नहीं होते। हाँ, नोट्स में लिखा है कि ये संपूरक होते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री मिलता है। एकदम सही। इन नियमों का सीधा असर भारी इंजीनियरिंग में देखा जा सकता है, जब बड़े बड़े पुलों में लोहे के त्रिकोण या ट्रसेस बनाए जाते हैं। तो इंजीनियर इन्हीं F, Z और C आकारों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि सारा वजन सही तरीके से बढ़ जाए। इसके साथ ही एक और प्रमेय जुड़ता है जिसे शेयर्ड पैरेललिज्म कहते हैं। शेयर्ड पैरेललिज्म, ये क्या होता है? अगर कोई रेखा A रेखा B के समानांतर है और एक तीसरी रेखा C भी उसी रेखा B के समानांतर है, तो तर्क कहता है कि A और C भी एक दूसरे के समानांतर ही होंगी। ये बात तो सुनने में कॉमन सेंस जैसी लगती है, लेकिन इसे ज्यामिति में पक्के नियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे नियमों जैसे रेखिक युग्म F, Z, C आकार, इन सब का इस्तेमाल असल पहेलियों या समस्याओं को सुलझाने में कैसे किया जाए? जब ये सिद्धांत परीक्षा या डिजाइन की चुनौती बनकर सामने आते हैं तो इन्हें लागू करना एक अलग ही स्तर का खेल है। चलिए एक समस्या को हल करके देखते हैं। हाँ, एक पजल हल करना मजेदार रहेगा। मान लीजिए एक सीधी रेखा पर दो आसन्न कोण हैं और उनका अनुपात 5:7 है। हमें पता लगाना है कि वे कोण असल में कितने डिग्री के हैं। यहाँ सीधी रेखा सुनते ही दिमाग में तुरंत रैखिक युग्म और 180 डिग्री आना चाहिए। बिल्कुल। अनुपात को देखकर घबराने के बजाय इसे बीजगणित यानी अलजेब्रा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि कोण 5x और 7x है। नियम के अनुसार दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। सही। तो 5x और 7x जुड़कर 12x हो गए। अब 12x बराबर 180 है। और जब 180 को 12 से भाग दिया जाता है तो x का मान 15 आता है। एकदम सही। अब इस 15 को वापस उन अनुपातों में रखना होगा। 5 को 15 से गुणा करने पर 75 डिग्री मिलता है और 7 को 15 से गुणा करने पर 105 डिग्री। 75 और 105 को जोड़ने पर 180 मिल रहा है।
वाओ, पहेली पूरी तरह से सुलझ गई। देखा कितना आसान था। इसी तरह एक और बहुत ही सुंदर अवधारणा है कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर्स की। समद्विभाजक मतलब जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। हाँ, कल्पना करें कि एक रैखिक युग्म है, यानी दो कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। अब अगर उन दोनों कोणों के बिल्कुल बीचों बीच से दो रेखाएं खींची जाएं जो उन्हें आधा आधा बांट दें, तो उन दोनों समद्विभाजक रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? सोचने वाली बात है। अगर पूरे हिस्से का योग 180 है तो उनके आधे हिस्सों को जोड़ने पर योग हमेशा 180 का आधा ही होगा। अरे हाँ, यानी 90 डिग्री। तो वे दोनों रेखाएं हमेशा एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगे। बिल्कुल, ये ज्यामिति के संतुलन को बहुत अच्छे से दर्शाता है। इसी तरह एक और चुनौती आती है जहां यह सिद्ध करना होता है कि एक ही बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ एक छोटी सी चाल चली जाती है। जो किरणें दी गई हैं उनमें से किसी एक को पीछे की तरफ बढ़ाकर एक सीधी रेखा बना ली जाती है। अच्छा, ऐसा करने से पूरा चित्र दो हिस्सों में बंट जाता है। सीधी रेखा के ऊपर वाले कोणों का योग 180 हो गया। हाँ। और नीचे वाले कोणों का योग भी 180 हो गया। 180 और 180 मिलकर आसानी से 360 बन गए। अपनी तरफ से एक काल्पनिक रेखा खींचने की ये चाल तो बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझा देती है। हाँ, एम आकार वाली पजल में भी बिल्कुल इसी चाल का इस्तेमाल होता है। आपने शायद ऐसे सवाल देखे होंगे। जिसमें ऊपर और नीचे दो समांतर रेखाएं होती हैं और बीच में एक एम जैसी आकृति बन रही होती है। बिल्कुल वही। बीच वाला कोण निकालना लगभग असंभव लगता है जब तक कि उस एम के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती हुई एक तीसरी समांतर रेखा ना खींच दी जाए। वाव! जैसे ही वो तीसरी समांतर रेखा खींचती है, समस्या के दो हिस्से हो जाते हैं। सही कहा। ऊपर वाले हिस्से में एक Z आकार यानी एकांतर अंतःकोण बन जाता है, जिससे आधा कोण मिल जाता है। और नीचे वाले हिस्से में एक और Z बन जाता है, जिससे बाकी का आधा मिल जाता है। मान लीजिए अगर ऊपर का हिस्सा 45 डिग्री है और नीचे का 40 डिग्री, तो बीच का पूरा कोण 85 डिग्री निकल आता है। इन समस्याओं को हल करते समय तो एक डोमिनो इफेक्ट या कैस्केड का अनुभव होता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। एक जटिल चित्र को देखकर ऐसा लग सकता है कि इसे सुलझाना नामुमकिन है। लेकिन जब कोई सह अंतःकोण या सी आकार के नियम से पहला मान निकालता है, मान लीजिए 125 डिग्री, तो वो मान अगले सुराग की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। फिर उसी 125 डिग्री का इस्तेमाल करके संगत कोण या एफ आकार से अगले कोण का मान निकल आता है। और वो मान किसी त्रिभुज के अंदर पहुंचने का रास्ता खोल देता है, जहां से आखिरी अज्ञात कोण, जो शायद 35 डिग्री हो, मिल जाता है। यह एक के बाद एक कड़ियों के जोड़ने जैसा है। पूरी पहेली को एक साथ हल करने की जरूरत नहीं है, बस अगली कड़ी को ढूंढना है। यह पूरी प्रक्रिया सच में तार्किक सोच को मजबूत करती है। ज्यामिति यह सिखाती है कि किसी भी जटिल समस्या को छोटे, तार्किक और प्रबंधनीय हिस्सों में कैसे तोड़ा जाए। सही बात है। जब कोई वास्तुकार या डिजाइनर किसी शहर का नक्शा बनाता है, तो वह कागज पर इन्हीं कड़ियों को जोड़ रहा होता है। एक छोटे से बिंदु से शुरू करके किरणों, कोणों, समानांतर रेखाओं और इन जटिल पहेलियों तक का यह सफर बहुत अद्भुत रहा। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आसपास का हर ढांचा कितनी सटीक गणनाओं पर टिका है। ज्यामिति सच में भौतिक दुनिया को समझने की भाषा है। क्या कभी आपके दिमाग में ये विचार आया है कि प्राचीन यूनानी गणितज्ञों ने, जिनके पास कोई लेजर पॉइंटर नहीं था, कोई सैटेलाइट या आधुनिक नापने का उपकरण नहीं था, उन्होंने मिस्र के उन विशाल पिरामिडों की ऊंचाई आखिर कैसे नाप ली थी? ये सोचना ही अपने आप में बहुत अद्भुत लगता है ना? मतलब सोचकर देखिए, हजारों साल पहले तपती रेत के बीच खड़ा एक इंसान सिर्फ जमीन पर पड़ने वाली परछाइयों को देखकर एक विशालकाय पिरामिड की बिल्कुल सटीक ऊंचाई बता देता है। ये बात विज्ञान कम और कोई प्राचीन जादू ज्यादा लगती है। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं था, पर यह जादू विशुद्ध ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का था। दरअसल जब हम गणित के इन सिद्धांतों को सिर्फ कोई परीक्षा पास करने के नजरिए से न देखकर उनकी गहराई में उतरते हैं, तो वो केवल पन्नों पर लिखे उबाऊ सूत्र नहीं रह जाते। हाँ, वो कुछ और ही बन जाते हैं। बिल्कुल, वे दुनिया को देखने का और उसे डिकोड करने का एक बिल्कुल नया नजरिया बन जाते हैं। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में या इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार होने वाला है।
तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो 22 पन्नों के बहुत ही बेहतरीन, एकदम बारीकी से लिखे गए हस्तलिखित नोट्स हैं और इनका विषय है त्रिभुज समरूपता, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रायंगल सिमिलैरिटी कहते हैं। तो इस पूरी चर्चा का हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो समरूपता है ना, ये केवल किताबों में बंद कोई विषय नहीं है। ये वही सिद्धांत है जिस पर हमारे आज के नक्शे काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स इमारतों के ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और यहाँ तक कि स्मार्टफोन के कैमरे का जो जूम फीचर है वो भी इसी पर निर्भर है। बिल्कुल। लेकिन इस विषय के जादुई हिस्से तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है एक बहुत ही बुनियादी उलझन को सुलझाना जरूरी है। हाँ, वो सबसे जरूरी कदम है। तो नोट्स की शुरुआत में ही इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अक्सर लोग सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस और समरूपता यानी सिमिलैरिटी को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ज्यामिति की दुनिया में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, मतलब मैंने भी स्कूल में इन दोनों शब्दों को हमेशा एक दूसरे की जगह ही इस्तेमाल किया है। तो अगर हम इसे एकदम आसान भाषा में समझना चाहें तो ये अंतर असल में है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट आकृतियां वो होती हैं जो आकार यानी शेप और माप यानी साइज दोनों में बिल्कुल एक समान हो। मतलब कोई भी फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं, यानी उनका अनुपात बिल्कुल 1:1 होता है। अगर आप एक आकृति को उठाकर ठीक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो उसे पूरी तरह से ढक लेगी। अच्छा, जैसे एक ही सांचे से निकले हुए दो बिस्कुट होते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन समरूप या सिमिलर आकृतियों के साथ ऐसा नहीं है। उनका आकार यानी शेप तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका माप, उनका साइज अलग अलग हो सकता है। ओके। बस शर्त यह है कि वो माप आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक मिनट रुको, क्या मैं इसे इस तरह से समझ सकता हूँ? मतलब ये बिल्कुल स्मार्टफोन पर किसी फोटो को जूम इन या जूम आउट करने जैसा है? हाँ, कैसे? मतलब जब हम स्क्रीन पर 2 उंगलियों से किसी इंसान की तस्वीर को बड़ा करते हैं तो उस इंसान का चेहरा तो वही रहता है ना? उसकी नाक और आंखों की दूरी का जो अनुपात है वो नहीं बदलता। हाँ, वो सेम रहता है। बस स्क्रीन पर उसकी कुल लंबाई और चौड़ाई एक समान दर से बढ़ जाती है। क्या यही समरूपता है? एकदम परफेक्ट। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ जो समान दर आपने कही ना, गणित में उसी को स्केल फैक्टर कहते हैं। अच्छा, स्केल फैक्टर। हाँ, और प्रकृति में या गणित में कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमेशा समरूप होती हैं। मतलब आपको उन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि? उदाहरण के लिए दुनिया के सभी वृत्त यानी सर्कल्स को ले लीजिए, वो हमेशा एक दूसरे के समरूप होंगे, चाहे वो उंगली में पहनने वाली एक छोटी सी अंगूठी हो, या फिर किसी कार का पहिया हो। बिल्कुल, या फिर बृहस्पति ग्रह का घेराई क्यों ना हो। उनकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, उनका गोल आकार हमेशा एक समान ही रहेगा। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि यही नियम सभी वर्गों यानी स्क्वायर्स और सभी समबाहु त्रिभुजों यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पर भी लागू होना चाहिए। हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि वर्ग चाहे कितना भी छोटा हो या बड़ा, उसके चारों कोण हमेशा 90 डिग्री के ही होंगे, है ना? और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हमेशा 60 डिग्री के होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन ज्यामिति इतनी सीधी भी नहीं है हर बार। अच्छा? हाँ, जब हम अन्य बहुभुजों या पॉलीगॉन्स की बात करते हैं जिनमें कई अलग अलग भुजाएं होती हैं, तो केवल कोण देखकर समरूपता तय नहीं की जा सकती। तो फिर क्या करना होता है? समरूपता सिद्ध करने के लिए 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त तो वही है कि उनके संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये तो समझ आ गया। और दूसरी? और दूसरी शर्त ये है कि उनके संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एक समान अनुपात में होनी चाहिए। स्रोत सामग्री में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चेतावनी दी गई है। उसमें लिखा है कि एक वर्ग और एक आयत यानी रेक्टेंगल समरूप नहीं है। लेकिन अगर कोई बस ऊपर ऊपर से देखे तो दोनों के ही सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो फिर ये समरूप क्यों नहीं है? देखिए, यही वो जगह है जहां अक्सर गलती होती है। वहां केवल पहली शर्त पूरी हो रही है कि कोण बराबर हैं, लेकिन जरा भुजाओं के बारे में सोचिए। हाँ, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं हैं, लेकिन एक आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग होती है ना? मान लीजिए लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है। हाँ, आयत तो ऐसा ही होता है। अब अगर आप इनका अनुपात निकालेंगे दोनों आकृतियों के बीच, तो वो कभी एक समान नहीं आएगा। एक तरफ अनुपात 2 और 4 का होगा यानी 1:2, और दूसरी तरफ 2 और 2 का होगा यानी 1:1।
ओह, अब मैं समझा। मतलब आयत को खींचकर लंबा किया गया है, उसे समान रूप से जूम नहीं किया गया है। बिल्कुल। हाँ, अगर मैं अपने फोटो वाले उदाहरण से कहूं तो ये फोटो को सिर्फ एक तरफ से खींचने जैसा है, जिससे चेहरा पिचक जाता है। हाँ हाँ, वो जूम नहीं है, वो स्ट्रेच है। इसीलिए समरूपता के लिए कोणों का बराबर होना और भुजाओं का समानुपाती होना, दोनों शर्तों का एक साथ मिलना नितांत आवश्यक है। सही बात है। किसी एक शर्त के आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकाल लें तो वो काफी घातक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। ये तो समझ आ गया कि आकृतियों के समरूप होने के लिए भुजाओं का समान अनुपात में होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। क्या सवाल? मान लीजिए अगर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे दो अलग अलग इमारतों के ब्लूप्रिंट मिलाने हैं या जमीन के किसी बहुत बड़े हिस्से को नापना है, तो क्या मुझे हर बार एक विशाल इंची टेप लेकर हर एक भुजा को नापना पड़ेगा? वो तो बहुत मुश्किल होगा। वही तो, ये तो बहुत लंबा और उबाऊ काम। और इसी उबाऊ काम से बचने के लिए महान यूनानी गणितज्ञ थेल्स का प्रवेश होता है। याद है हमने शुरुआत में पिरामिड की बात की थी? हाँ हाँ, बिल्कुल। थेल्स ने ज्यामिति का एक ऐसा जादुई सिद्धांत दिया जिसने इस इंची टेप वाली समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया। इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या संक्षेप में बीपीटी कहा जाता है। थेल्स का नाम तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन सच कहूं तो बिना इंची टेप के सिर्फ परछाई या रेखाएं देखकर दूरी नाप लेना, ये बात अभी भी पूरी तरह पच नहीं रही। ये बीपीटी आखिर काम कैसे करता है? मैं बताती हूँ। यह प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यानी पैरेलल एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को काटती हो, तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। रुको, बिना किसी ब्लैकबोर्ड या स्क्रीन के ये समानांतर रेखा और अनुपात दिमाग में विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हम इसे किसी वास्तविक चीज से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक तंबू है, एक टेंट जो त्रिभुज के आकार का है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास एक तंबू है जिसका सामने का हिस्सा एक ए आकार का त्रिभुज है। ठीक है। नीचे जमीन है जो तंबू का आधार है। अब तंबू को और मजबूत करने के लिए आप जमीन के बिल्कुल समानांतर एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल डंडा बीच में लगा देते हैं। हाँ, एक सपोर्ट के लिए। अब ये डंडा तंबू की बाईं और दाईं तिरछी बल्लियों को किसी बिंदु पर काटेगा। हाँ बिल्कुल, एक डंडा जो जमीन के एकदम पैरेलल है। अब बीपीटी ये कहता है कि अगर वो डंडा बाईं तिरछी बल्ली को बिल्कुल बीचों बीच से काटता है, यानी 1:1 के अनुपात में, हाँ, तो ये तय है, मतलब गणितीय रूप से 100% तय है कि वो दाईं तिरछी बल्ली को भी बिल्कुल बीचों बीच से ही काटेगा। अरे वाह! और अगर वो बाईं बल्ली को 1/3 ऊंचाई पर काटता है तो दाईं बल्ली को भी ठीक 1/3 ऊंचाई पर ही काटेगा। दोनों तरफ का अनुपात हमेशा समान रहेगा। ये तो सच में किसी जादू जैसा लग रहा है। मतलब मुझे दाईं तरफ जाके नापने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर मुझे बाईं तरफ का अनुपात पता है और मुझे ये पता है कि डंडा जमीन के समानांतर है, तो दाईं तरफ का अनुपात खुद ब खुद निकल आएगा। यही तो इस थ्योरम की खूबसूरती है। लेकिन गणित में तो हर चीज का सबूत चाहिए होता है ना, हवा में तो बात नहीं कर सकते। इसे सिद्ध कैसे किया जाता है? हाँ, स्रोत सामग्री में इसका एक बहुत ही विस्तृत प्रमाण दिया गया है जो क्षेत्रफल पर आधारित है। लेकिन चूंकि हम ऑडियो में बात कर रहे हैं, मैं आपको इसका मूल तर्क, इसका लॉजिक समझाती हूँ। हाँ प्लीज। गणित का एक अटल नियम है कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर टिके हों और दो समानांतर रेखाओं के बीच फंसे हों, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, चाहे वो कितने भी तिरछे क्यों ना हो। बिल्कुल, चाहे वो कितने भी तिरछे हों। तो उस समानांतर डंडे की वजह से तंबू के अंदर कुछ ऐसे छोटे त्रिभुज बनते हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। एकदम सही समझे आप। और जब हम उन क्षेत्रफलों का उपयोग करके बाईं और दाईं भुजाओं की लंबाई का समीकरण बनाते हैं, तो वे आपस में कट के वही समान अनुपात दे देते हैं। क्या बात है! ये बहुत ही खूबसूरती से बुना गया एक गणितीय तर्क है, जहां क्षेत्रफल हमें लंबाई का रहस्य बता देता है। कमाल है। और नोट्स में ये भी लिखा है कि इसका उल्टा यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी उतना ही सच है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे कहे कि एक डंडा तंबू की दोनों तिरछी बल्लियों को समान अनुपात में बांट रहा है, तो आप बिना देखे ये दावा कर सकते हैं कि वो डंडा जमीन के बिल्कुल समानांतरी होगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ज्यादातर? परीक्षाओं में अक्सर समलंब चतुर्भुजों
यानी ट्रिपेजियम से जुड़े जटिल सवालों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जहां हमें यह साबित करना होता है कि दो रेखाएं समानांतर हैं। ठीक है, बीपीटी तो समझ आ गया। ये तब काम आता है जब हमारे पास समानांतर रेखाएं हों। लेकिन सामान्य तौर पे किन्हीं भी दो अलग-अलग त्रिभुजों को समरूप साबित करने के लिए क्या हमेशा उनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं, मतलब कुल मिलाकर इन 6 शर्तों को नापना पड़ेगा? अगर कोई समानांतर रेखा न हो तब क्या करें? देखिए, ज्यामिति में लंबे रास्तों से बचने के लिए हमेशा कोई ना कोई शानदार शॉर्टकट मौजूद होता है। अच्छा। हाँ, इन शॉर्टकट्स को गणित की भाषा में समरूपता की कसौटियां या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहा जाता है। हमें सभी 6 शर्तों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नोट्स में कौन से शॉर्टकट्स बताए गए हैं? नोट्स में स्पष्ट रूप से 3 मुख्य शॉर्टकट्स बताए गए हैं। चलिए फिर इन शॉर्टकट्स के रहस्य खोलते हैं। स्रोत सामग्री में जो पहला शॉर्टकट है वो है ए, यानी एंगल एंगल एंगल। हाँ, ये सबसे सीधा नियम है। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बिल्कुल बराबर हैं, तो उनकी भुजाएं अपने आप ही समानुपाती हो जाएंगी। मतलब भुजाओं को नापने की कोई जरूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं, आपको भुजाओं को नापने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे मजेदार बात बताऊं? क्या? आपको तीनों कोणों को नापने की भी जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ ए यानी एंगल एंगल शॉर्टकट भी कहा जा सकता है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही तार्किक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंदरूनी कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होता है। बिल्कुल सही। तो अगर मुझे पता है कि दो त्रिभुजों के दो कोण 50 और 60 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण तो अपने आप 70 डिग्री होगा ही ना। तीसरे को नापने में अपना समय क्यों बर्बाद करना? एकदम सही पकड़ा। इसके बाद जो दूसरी कसौटी आती है वो है SSS, यानी साइड साइड साइड। ये पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं, तो उनके कोण स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। हाँ, नोट्स में इसका एक बहुत ही विजुअल उदाहरण दिया है। मान लीजिए एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3, 6 और 8 और दूसरे की हैं 4.5, 9 और 12। अगर हम ध्यान से देखें तो हर भुजा को 1.5 गुना बढ़ाया गया है। सही कहा। समान अनुपात में बड़ी हैं, तो SSS नियम के तहत ये दोनों त्रिभुज बिना कोण नापे ही समरूप घोषित हो जाते हैं। ये तो सच में समय बचाने वाला है। लेकिन जो तीसरी कसौटी है वो मुझे थोड़ी पेचीदा और खतरनाक लग रही है। आप SAS की बात कर रहे हैं? हाँ, SAS यानी साइड एंगल साइड। इसका नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम कोई भी दो भुजाएं और कोई भी एक कोण ले लें और हमारा काम हो जाएगा। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही कड़े शब्दों में एक चेतावनी के रूप में लिखा गया है, द इंक्लूडेड एंगल ट्रैप, यानी शामिल कोण का जाल। बिल्कुल। SAS नियम केवल और केवल तभी काम करता है जब कोण उन दोनों समानुपाती भुजाओं के ठीक बीच में हो। ठीक बीच में होने का क्या मतलब है? क्या आप इसे किसी रोजमर्रा की चीज से समझा सकती हैं? इसे एक दरवाजे और उसके कब्जे यानी हिंज की तरह सोचिए। ठीक है। दरवाजे की एक चौखट है, मान लीजिए, वो एक भुजा है, और खुद दरवाजा है जो दूसरी भुजा है। इन दोनों के बीच में जो कब्जा लगा है ना, वो आपका कोण है। ओके, समझ रहा हूँ। अब अगर ये कोण इन दोनों बीच में है तो एक निश्चित त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर आप कोण को कब्जे पर ना रखकर दरवाजे के किसी बाहरी कोने पर रख दें तो क्या होगा? तो दरवाजा हवा में झूलने लगेगा, उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा। ओह, मतलब अगर कोण उन दो भुजाओं के बीच में सैंडविच की तरह नहीं फंसा है, तो तीसरी भुजा के लिए कोई फिक्स जगह बचेगी ही नहीं। हम मनचाहे आकार के त्रिभुज बना सकते हैं। एकदम सही। अगर कोण बाहर का है तो SAS नियम पूरी तरह टूट जाता है और आकृतियां समरूप नहीं रहती। इसीलिए इसे ट्रैप या जाल कहा गया है। वाह, ये सचमुच एक बड़ा आहा मोमेंट है। अच्छा, स्रोत में समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए भी एक अलग नियम का जिक्र है, RHS नियम। हाँ, RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। चूंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता ही है, तो हमें बस इतना देखना होता है कि उनका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक अन्य भुजा समानुपाती हो। अगर ऐसा है तो वे समरूप होंगे। ये परीक्षा में समय बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन
इन कसौटियों का इस्तेमाल करते समय उन्हें लिखने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है नोट्स में। ऐसा क्यों है? मतलब समरूप तो समरूप होता है, उसे कैसे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, ज्यामिति में ऐसा नहीं चलता। इसे मैपिंग तकनीक कहते हैं। समरूपता को लिखते समय क्रम यानी ऑर्डर बहुत मायने रखता है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है और दूसरा DEF है। अगर कोण A कोण D के बराबर है, B E के बराबर है और C F के बराबर है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। हाँ, लेकिन आप इसे अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के। वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको शीर्षों यानी वर्टिसेस का सही मिलान करना होता है। जो कोण जिसके बराबर है, नाम लिखते समय वो उसी स्थान पर आना चाहिए। समझ गया। अब तक हमने बहुत सारी थ्योरी और नियम समझ लिए, लेकिन गणित का असली मजा तो तब है जब हम इन नियमों को पन्नों से निकालकर असल दुनिया की समस्याओं पर लागू करें, है ना? बिल्कुल, वही तो असली परीक्षा है। स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल दिए गए हैं। एक सवाल है जहां हमें कोण P खोजना है। यह सवाल SSS नियम और कोणों के ज्ञान का एक बहुत ही शानदार परीक्षण है। इसमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक है ABC और दूसरा है PQR। ठीक है। पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं 3.8, 6 और 3√3। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं 7.6, 12 और 6√3। अगर कोई नंबरों को बिना घबराए ध्यान से देखे ना, तो एक बहुत साफ पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? दूसरे त्रिभुज की हर भुजा पहले वाले की ठीक दोगुनी है। बिल्कुल। 1.8 का दुगना 7.6 होता है, 6 का दुगना 12 होता है और 3√3 का दुगना 6√3 होता है। एकदम सही। इसका मतलब उनका स्केल फैक्टर 1:2 है। तो SSS कसौटी से ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन रुको, हमें भुजाएं नहीं बल्कि कोण P निकालना था। हाँ, तो चूंकि त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं, इसका मतलब उनके संगत कोण बराबर होंगे। त्रिभुज ABC में हमें 2 कोण दिए गए हैं, 80 डिग्री और 60 डिग्री। ओके। तो तीसरा कोण यानी कोण C कितना होगा? 180 में से 80 और 60 का जोड़ यानी 140 घटा दीजिए। तो कोण C आ गया 40 डिग्री, और चूंकि क्रम के अनुसार कोण C का जोड़ीदार कोण P है, इसलिए कोण P भी 40 डिग्री होगा। वाओ, बिना चांद यानी प्रोट्रैक्टर के हमने कोण नाप लिया। यही तो समरूपता की असली ताकत है। लेकिन चलिए अब उस उदाहरण पर चलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आप लैंप पोस्ट और परछाई वाले सवाल की बात कर रही हैं? हाँ, वही सवाल। ओह, ये मेरा पसंदीदा है। नोट्स में सवाल कुछ यूं है कि 3.6 मीटर ऊंचे लैंपपोस्ट से एक 90 सेंटीमीटर लंबी लड़की 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से 4 सेकंड तक दूर जाती है। तो उसकी परछाई की लंबाई क्या होगी? मतलब जब मैंने ये पहली बार पढ़ा ना, तो मेरा सिर चकरा गया। इसमें दूरी है, समय है, गति है। ये तो पूरी तरह से भौतिकी यानी फिजिक्स का सवाल लग रहा है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है। एक चलती हुई लड़की और उसकी परछाई से त्रिभुज आखिर कैसे बन सकता है? देखिए, जब आप इसे अपने दिमाग में या कागज पर विजुअलाइज करते हैं ना, तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। लैंपपोस्ट जमीन पर सीधा खड़ा है, यानी वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हाँ, खंबा तो सीधा ही होगा। और लड़की भी जमीन पर सीधी खड़ी है, वो भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब रोशनी लैंप के ऊपर से निकलकर लड़की के सिर को छूते हुए जमीन पर गिरती है। हाँ, तो रोशनी एक तिरछी रेखा बनाएगी। एकदम सही। तो यहाँ असल में 2 त्रिभुज बनते हैं। एक बड़ा त्रिभुज जो पूरा लैंप पोस्ट, जमीन की कुल दूरी और उस तिरछी रोशनी से बनता है। ठीक है। और उसी के अंदर एक छोटा त्रिभुज जो लड़की, उसकी परछाई और रोशनी की उसी तिरछी रेखा से बनता है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले के अंदर ही बैठा है। बिल्कुल। दोनों में 90 डिग्री का कोण है और दोनों रोशनी के उस अंतिम बिंदु को जहां परछाई खत्म होती है उसे साझा कर रहे हैं। तो ऐसे शॉर्टकट से ये दोनों समरूप हो गए। क्या बात है। अब जादू देखिए, हमें कोई भारी भरकम समीकरण बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। लैंप पोस्ट 3.6 मीटर का है और लड़की 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर की है। तो 3.6 और 0.9 का अनुपात क्या हुआ? 9 को 4 से गुणा करें तो 36 आता है। मतलब लैंप पोस्ट लड़की से ठीक 4 गुना लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े त्रिभुज की खड़ी भुजा छोटे त्रिभुज की खड़ी भुजा से 4 गुना बड़ी है।
चूंकि त्रिभुज समरूप है तो बड़े त्रिभुज का आधार यानी जमीन वाली कुल दूरी वो भी छोटे त्रिभुज के आधार यानी परछाई का ठीक 4 गुना होगा। वाह! अब हमें बस ये देखना है कि लड़की लैंप से कितनी दूर गई है। उसकी गति 1.2 मीटर प्रति सेकंड थी और वो 4 सेकंड तक चली, तो उसने 4.8 मीटर की दूरी तय की। हाँ, अब मान लीजिए परछाई की लंबाई x है, तो कुल दूरी हो गई 4.8 प्लस x। और जैसा हमने अभी निकाला, ये कुल दूरी परछाई की 4 गुना यानी 4x होनी चाहिए। बिल्कुल, तो समीकरण बना 4.8 प्लस x बराबर 4x, यानी 3x बराबर 4.8, तो x बराबर आया 1.6 मीटर। एकदम सही। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। बिना कोई टेप लिए सिर्फ एक लड़की के चलने की गति और समय से हमने एक अदृश्य परछाई की सटीक लंबाई नाप ली। अब मुझे समझ आ रहा है कि थेल्स ने वो पिरामिड कैसे नापा होगा। 2 समरूप त्रिभुजों ABC और PQR की माध्यिकाओं को आनुपातिक साबित करना होता है। हाँ, मैंने वो हिस्सा देखा था, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले SAS लगाना, फिर आधा करना, फिर SSS लगाना। क्या ये परीक्षा के लिए थोड़ा डरावना नहीं है? ये डरावना तब लगता है जब हम इसे सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इसके पीछे की रणनीति समझ लेना तो ये एक पहेली, एक पजल सुलझाने जैसा है। कैसी रणनीति? रणनीति ये है कि एक बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना। कैसे? थोड़ा और समझाइए। हमें पता है कि बड़े त्रिभुज समरूप है। माध्यिका यानी मीडियन का काम होता है सामने वाली भुजा को ठीक 2 बराबर हिस्सों में काटना। हाँ, वो तो है। तो हम पूरी भुजा का इस्तेमाल करने के बजाय उसके आधे हिस्से को लेते हैं। जब हम बड़े त्रिभुज से छोटे त्रिभुज में आते हैं तो हम उन आधे हिस्सों और शामिल कोण का इस्तेमाल करके छोटे त्रिभुजों को SAS नियम से समरूप साबित कर देते हैं। अच्छा, और एक बार छोटा त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी सारी भुजाएं, जिसमें वो माध्यिका भी शामिल है, स्वतः ही अनुपातिक हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो किसी जासूस की तरह काम करने जैसा है। बड़े सुराग से छोटा सुराग ढूंढो और फिर सीधे असली मुजरिम तक पहुंच जाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आज की ये चर्चा सचमुच आंखें खोलने वाली रही। हमने इस सफर की शुरुआत कॉन्ग्रुएंट, जो कि बिल्कुल एक समान होते हैं, और सिमिलर, जो अनुपातिक होते हैं, इन आकृतियों के अंतर को समझने से की थी। और फिर हमने थेल्स के BPT नियम को उस तंबू के उदाहरण से समझा, जिसने हमें बताया कि समानांतर रेखाएं कैसे जादुई तरीके से दूरियों को समान अनुपात में बांट देती हैं। बिल्कुल, और हमने उन शॉर्टकट्स AAA, SSS और SAS पर भी बात की। साथ ही उस कब्जे वाले उदाहरण से इंक्लूडेड एंगल ट्रैप को समझा, ताकि कोई भी दरवाजा हवा में न झूलने लगे। हाँ, वो बहुत जरूरी था। और अंत में उस चलती हुई लड़की की परछाई नापकर समरूपता का असली पावर देखा हमने। सच में मजा आ गया। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं श्रोताओं को एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करने के लिए छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे परछाइयों के अनुपात से ऊंचाइयां नापी जा सकती हैं। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।